लास्ट क्लास में हमने कैश बुक रिलेटेड सभी फंडामेंटल पार्ट और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए। अब हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं भैया सब्सिडरी बुक अदर देन कैश बुक। तो हमने कहा था कि भैया जो हमारी सब्सिडरी बुक है और सब्सिडरी बुक में मैंने क्या कहा था भैया कि सब्सिडरी बुक जो होती है हमारी, इसे हमने जो नाम दिया है वो नाम दिया है भैया सब डिवीजन ऑफ जर्नल के हमने टुकड़े कर दिए। क्यों किए? ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके, कंट्रोल मैकेनिज्म इजी हो, गलतियों के चांसेस कम हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके और जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो वो टाइम टू टाइम हमें मिल सके। इसके लिए हमने कहा कि भी हमने हमारे जर्नल के सब डिवीजन कर दिए और इसका नाम हमने कहा, और उसके बदले में जर्नल के बदले में जो बुक्स हमने मेंटेन की उनका नाम दिया हमने भैया सब्सिडरीज बुक। ये बुक हमने मेंटेन की। और यहाँ मैंने कहा सब्सिडरी बुक में हमारे पास क्या क्या हो सकती है। पहली जो मैंने क्लास बताई थी वो मैंने कहा था भैया हमारी कैश बुक सबसे पहली सब्सिडरी बुक होती है जिसको हम डिटेल्ड में कर चुके हैं। ये जो सब्सिडरी बुक है कैश बुक, उसको अलग क्यों रखा है और दूसरी जो रिमेनिंग जितनी भी कैश बुक है सब्सिडरीज बुक है कौन कौन सी हो सकती है, अब ये समझने की कोशिश करेंगे। ये टोटल ही इस बात पे डिपेंड करेगा हम सब्सिडरी बुक कौन सी रखें और कौन सी नहीं रखें। मैं हमेशा बार बार रिपीट करके कहता हूँ कि ये टोटल ही इस बात पे डिपेंड करता है कि भैया हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट ओनली कैश बुक की रिक्वायरमेंट है, कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक से भी काम चल जाएगा। परचेज ज़्यादा होते हैं, सेल्स ज़्यादा, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि भैया कौन कौन सी बुक हमें रखनी है। तो मोस्ट ऑफ कौन सी बुक है जो सामान्यतः बिजनेस में रखी जाती है फिर भी आपकी नीड के हिसाब से। तो पहली कैश बुक ये मैंने अलग क्यों रखा था, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि कैश बुक में एक अलग फीचर होता है जो रिमेनिंग में नहीं है। हमारी जो कैश बुक है मैंने कहा ये जो है हमारी कैश बुक ये जर्नल का भी काम करेगा और साथ साथ में ये लेजर का भी काम करेगा। और इसको हालांकि डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं पर अब इसको आपको प्रैक्टिकली फ़र्क समझ में आएगा कि जो सामान्य कैश बुक है दूसरी सब्सिडरी बुक से अलग कैसे है। तो कौन कौन सी सब्सिडरी बुक हम मेंटेन करेंगे भैया, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बुक हमारे सामने आती है वो आती है परचेज बुक। अब परचेज बुक के अंदर हमें कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है ना। परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। दूसरी हमारे पास जो बुक आएगी वो होती है सेल्स बुक। नाम से पता चलता है कि भैया जो माल खरीदा उनके लिए एक अलग बुक रखो और जो माल बेचा उसके लिए अलग बुक रखो। कुछ और भी फर्क है, कौन से ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करने हैं और कौन से नहीं करने हैं वो आगे समझते हैं। गुड्स का बहुत ज़्यादा लेन देन है और वापस रिटर्न भी करना पड़ता है तो परचेज रिटर्न बुक भी हम मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ सेल्स रिटर्न बुक भी हम मेंटेन कर सकते हैं भैया, फिर भी डिपेंड करता है हमारी नीड के हिसाब से। अगली जो बुक है, अगर जो ट्रांजैक्शन इनमें छूट जाए उनके जो बचे कुचे ट्रांजैक्शन होंगे उसको जिस बुक में लिखेंगे उसका नाम है जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पता चल रहा है कि भैया परचेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम लिखने के लिए एक अलग बुक मेंटेन करने वाले हैं। सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ऊपर इसमें कुछ पेज भी है उसको डिटेल्ड में समझेंगे। परचेज रिटर्न, माल खरीदा पसंद नहीं आया वापस भेज दिया। हो सकता है बिजनेस इसी नेचर का है कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सब्सिडरी बुक मेंटेन कर लेंगे, नहीं नीड है नहीं करेंगे।
सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि माल बेचते हैं, क्लाइंट वापस रिटर्न कर देते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इस तरह के ट्रांजेक्शन की हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल्स रिटर्न की बुक भी मेंटेन कर सकते हैं। और जो बुक हमने मेंटेन नहीं की, ऐसे ट्रांजेक्शन जो मान लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल, कहीं रटी प्रवृत्ति नहीं, अगर हम कैश बुक भी नहीं मेंटेन करते हैं, ये सारी करते हैं, ठीक है, तो कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ आ जाएंगे। तो जो बुक हम मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो ट्रांजेक्शन्स, और जो स्पेसिफिक बुक में नहीं जा रहे हैं ट्रांजेक्शन्स, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन कहाँ आ जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में आएंगे, डिटेल में समझेंगे। अब हमें एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करना है कि हमारी परचेज बुक क्या कहती है, हमारी सेल्स बुक क्या कहती है, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करने के लिए ही यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं सीधा स्टार्ट करूँगा परचेज बुक से भैया, कि हमारी परचेज बुक क्या होती है। उससे पहले मैं जल्दी से चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करूंगा कि हमें सब्सिडरी बुक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैंने कहा टॉपिक हो गया हमारा, केस बुक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। ठीक है, तो क्या समझेंगे परचेज बुक में? देखिए, सबसे पहले हम परचेज बुक का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग के साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमारी परचेज बुक में लिखे जाएंगे, कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो यहाँ लिखे जाएंगे, और कौन से ट्रांजैक्शन है परचेज के होते हुए भी परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। ये सिचुएशन भी हमारे सामने आएगी। तो डिटेल में मीनिंग के साथ ही देखेंगे कि भैया परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे और कौन से ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाएंगे। और जब बुक मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मोटा मोटी वो सारे के सारे कॉलम आ जाने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में हमारी जो परचेज बुक है, इसकी फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसकी यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी का मतलब ये हो गया यूटिलिटी ऑफ परचेज बुक। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ भैया कि कई बार थ्योरी के अंदर 2 से 3 मार्क्स का आता है कि आप परचेज बुक जो मेंटेन कर रहे हैं, इसके गुण कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, या इसके फायदे क्या है, तो वो भी हमें पता होने चाहिए। ये भी अपन रिटर्न में धीरे धीरे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम समझेंगे कि जो हमारे ये जो ट्रांजेक्शन है परचेज के, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, ये सफिशिएंट साइज है। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन परचेज बुक। चलिए, परचेज बुक में जब हमने डिसाइड किया कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को लिखना है और बाद में रिकॉर्डिंग करनी कैसे है भैया, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे लिखना है, वो भी तो समझेंगे। यहाँ तो ये डिसाइड करेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन को परचेज बुक में लिखना है, और फिर जब एक बार डिसाइड हो गया कि इस ट्रांजेक्शन को लिखना है, जैसे हम जर्नल के अंडर एंट्री में जब हमारे सामने आया था कोई भी ट्रांजेक्शन, तो हमने पहला डिसीजन क्या लिया था कि इस ट्रांजेक्शन को लिखना है कि नहीं लिखना है। लिखना है तो हम ये सोचते थे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, और फिर उन अकाउंट के ऊपर गोल्डन रूल लगाते थे। ठीक वैसे ही यहाँ कुछ होगा कि जब हम डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई ये जो ट्रांजेक्शन है क्या परचेज बुक में लिखना है, नहीं लिखना है, तो कहाँ लिखना है वहाँ छोड़ो, वहाँ लेके जाओ, और यहाँ लिखना है तो कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, उसका स्पेसिफिक पैरामीटर्स क्या रहेंगे वो समझेंगे। ठीक है, अब परचेज करते समय क्या होगा, मैं ये कह सकता हूँ, अगला जो पॉइंट है वो हमारा है कि जब हम माल परचेज करेंगे ना, तो हमें बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भुगतान करेंगे। ठीक है ना। तो इश्यू रिलेटिंग टू, या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कह दीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी हमको अलग से समझना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा।
अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है? कुछ ऐसे खर्चे होंगे, डिटेल में कराएंगे भैया, ऐसे खर्चे जो जब हम माल परचेज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से मुंबई से मान लीजिए माल ऑर्डर किया, तो रास्ते में मुझे कुछ फ्रेट भी लगा, ठीक है ना, कुछ मुझे फ्रेट लगा रास्ते के अंदर, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ा, रास्ते में मुझे फ्रेट लगा, भाड़ा लगा, मुझे इंश्योरेंस कराना पड़ा, कुछ लेबर लग गई, अपलोडिंग की लेबर लग गई। तो ऐसे अगर खर्चे होते हैं हमारे परचेज के इनवॉइस में, हमने सामने वाली पार्टी को बोल रखा था कि भाई आप इसमें चार्ज कर लीजिए, आप माल यहाँ भेज दीजिए, हम इसका अलग से पेमेंट कर देंगे। होता है ना ऐसा, माल आपने उसने हमें रेट दी कि भैया 1000 रुपये का कैलकुलेटर पर पैकिंग का 200 रुपये या 100 रुपये एक्स्ट्रा। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू पे दिस, आप इसको अच्छे से पैक करके यहाँ भेजिए। तो कोई पैकिंग का अगर खर्चा सामने वाली पार्टी ने हमारे बिहाफ पे कर दिया तो ये मेरी परचेज की कॉस्ट में ही जोड़ना है, या इसके लिए एक अलग वर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझना पड़ेगा। साथ ही साथ परचेज बुक में इसको कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी हम भैया डिटेल्ड में समझेंगे। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है 6 नंबर, हमारा पोस्टिंग मैकेनिज्म फ्रॉम परचेज बुक। जब आपने परचेज बुक मेंटेन कर ली, जब एक बार आपने परचेज बुक मेंटेन कर ली तो जैसे हमने क्या कहा था कि भैया कैश बुक जो थी ना हमारी, कैश बुक के अंदर जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो अलग से पोस्टिंग की जरूरत नहीं होती है केस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को। हालांकि जो काउंटर पार्टी थी केस के साथ में, उसके लेजर के अंदर जो काउंटर पार्टी थी उसके लेजर के अंदर हमें वो एंट्री तो करनी पड़ रही थी, ठीक है ना। तो वो मैकेनिज्म क्या रहेगा, हमारे सामने एक परचेज बुक कंप्लीट आ जाएगी या सेल्स बुक आ जाएगी, तो वहां से अब परचेज बुक से उसको लेजर में कैसे लेके आना है, ये क्या मैकेनिज्म हमें फॉलो करना है, क्या सिस्टम फॉलो करना है, इसके रूल्स क्या होते हैं वो हमें समझने हैं। और सबसे लास्ट में इस पॉइंट पे हम समझेंगे कि जो हमारी परचेज बुक है, बहुत बड़ा एक फ़र्क है कि हमारा जो परचेज बुक है ना, जहां हम परचेज बुक मेंटेन करेंगे वहां पे हमें परचेज का एक अलग से अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा इन द लेजर, जबकि कैश बुक में ऐसा नहीं होता था। ये हम हमारी लेजर की जो बुक है उसमें परचेज का अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। तो कैश परचेज बुक वर्सेस परचेज अकाउंट दोनों में क्या फर्क रहेगा, किसकी हेल्प से किसको तैयार किया जाएगा, ठीक है ना, और सिस्टम प्रोसीजर क्या होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। इतना कुछ हमें समझना है और सिर्फ परचेज बुक के अंदर। और जब हम परचेज बुक में ये सब समझ गए तो ये सारी की सारी चीज़ें भैया हमें सेल्स बुक में भी समझनी है कि सेल्स बुक का मीनिंग क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है ना, सेल्स बुक के फीचर्स क्या होंगे, हमें फ़ायदे क्या होंगे, यूटिलिटीज़ क्या होंगी, सेल्स बुक में ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में जो हमारे जो खर्चे हैं, जैसे हमने परचेज के खर्चे किए, माल खरीदते समय जो खर्चा हुआ था, फ्रेट, पैकिंग, इंश्योरेंस, इसी तरह से जब माल बेच रहे हैं तब भी तो हमें कोई पैकिंग और अदर एक्सपेंसेस आ सकता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरह से इसमें कैसे किया जाएगा। साथ ही साथ हमारी सेल्स बुक से लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाएगी वो मैकेनिज्म समझेंगे। सेल्स बुक का और सेल्स का जो अकाउंट खुलेगा लेजर में, उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क रहेगा ये भी हमको डिटेल में समझना है। तो परचेज बुक में जो हमें कंसेप्ट समझने हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट हमें सेल्स बुक में भी समझने हैं, ये सारे के सारे हमें परचेज रिटर्न में भी समझने हैं, परचेज रिटर्न बुक में भी समझने हैं, और यही चीज़ें हमें सेल्स रिटर्न बुक में भी समझनी है भैया, सेल्स रिटर्न बुक में भी समझनी है, ठीक है। तो ये तो 4 बुक हो गई।
अब इसके अलावा ये सारा टॉपिक आपको बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें समझने हैं। अब अगली बात, और जब हमने देखा कि भैया हमारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज सेल्स और परचेज रिटर्न, ये 4 बुक हमने मेंटेन कर ली अलग से। जब ये 4 बुक हम अलग से मेंटेन कर ली तो जर्नल प्रॉपर में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स होंगे जो हमें रिकॉर्ड करने हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बचे कुछ ट्रांजेक्शन जर्नल में आएंगे, ऐसी कौन सी एंट्री हो सकती है। तो बिजनेस स्टार्ट करते ही सबसे पहले जो पुराने बैलेंसेस हम लेके आते हैं, जिसको हम ओपनिंग एंट्रीज कहते हैं, बुक्स को क्लोजिंग करना क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं, कोई एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, कोई इसके अलावा जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन जिनके लिए स्पेसिफिक बुक नहीं है, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, कोई एसेट्स खरीदी, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कौन कौन से, यहाँ पे 2 बातें समझनी है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमें जर्नल प्रॉपर में करने हैं और किस तरह से करने हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको लेजर में पोस्टिंग कैसे करनी है। ये कंप्लीट ओवरव्यू हो गया टुवर्ड्स सब्सिडरी बुक। या सब्सिडरी बुक में हमें ये सभी चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए बात करते हैं परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन फॉर अ बिजनेस को कहाँ रिकॉर्ड करना है। भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको? सबसे पहली बात ये है, हमने बहुत डिटेल में जर्नल चैप्टर में आपको पढ़ाया, वर्ड है परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। क्या लिखा है भैया? परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करें? परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, बहुत मुद्दे की बात क्या है कि हमारा परचेज से मीनिंग क्या होता है। मेरे लिए परचेज क्या है और परचेज क्या नहीं है, अगर ये अभी तक आपको पता नहीं चलता है तो भैया सफ़र बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आपको जर्नल चैप्टर में फिर से जाना है। कहाँ जाना है? जर्नल चैप्टर में जाना है। और वहाँ मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन सिखाई थी कि भैया गुड्स और एसेट्स में फ़र्क क्या होता है। गुड्स और एसेट्स में क्या फ़र्क होता है, तो वहाँ हम डिटेल्ड में कर चुके हैं। तो एक बिजनेस में गुड्स जो होगा, हमने कहा टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस क्या है। तो अगर हमारा क्या है भैया, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग कंसर्न है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस के लिए गुड्स क्या है। तो जब परचेज शब्द है हमारा, जो हमारा परचेज शब्द है भैया, वो सिर्फ और सिर्फ तब उसी बात को कहेंगे, वो गुड्स जिसमें हम डील करते हैं फॉर अर्निंग द मनी, जिसमें हम डील करते हैं, वो अगर हम बाई करते हैं, वो हमारा परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। अब इसको बहुत डिटेल में करा चुका हूं तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ट्रेडिंग कंसर्न में जो माल हमने इस उद्देश्य से खरीदा था कि इसको बेच के प्रॉफिट कमाना है, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए एक रॉ मटेरियल भी गुड्स हो सकता है, WIP भी गुड्स हो सकता है, और फिनिश गुड्स भी गुड्स हो सकता है। पर सबके सब को हमारे पास होल्ड करने का जो हमारा इंटेंशन था कि इस पे कुछ वर्क करके इसको बेच के प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो हमारे पास एक गुड्स कब कहलाएगा और कब वो एसेट्स हो जाएगी, उसे समझना है। तो भैया गुड्स की डेफिनेशन, अस्केस की डेफिनेशन, ये हमें जर्नल चैप्टर में जाके अच्छे से समझनी है। ठीक है, यहाँ मुद्दे की बात करते हैं। परचेज जब डिसाइड हो गई, यानी कि ये केवल और केवल वो माल है जिसके साथ हम डील करते हैं फॉर मेकिंग द प्रॉफिट। हमने उदाहरण दिया था, अगर आप एयर कंडीशनर का, अगर आप इलेक्ट्रिक की शॉप हो तो अगर एयर कंडीशनर इस पर्पज़ के लिए खरीदते हो कि इससे वापस सेल आउट करना है, तो वो हमारा क्या था, परचेज की एंट्री कहलाएगी। वो हमारे लिए गुड्स है, परंतु मेरे इलेक्ट्रिक का ही काम है और मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा अपने ऑफिस में लगाने के लिए, तो मेरे लिए एसेट्स हो जाएगी वो।
तो इस केस में वो जो एयर कंडीशनर मैंने खरीदा है वो मेरे लिए एसेट से गुड्स नहीं है, परचेज में डील नहीं करने। तो सबसे पहले हमारी परचेज की डेफिनेशन क्या है, कौन से गुड्स हमारे लिए परचेज है और कौन से गुड्स हमारे लिए परचेज नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये आइडेंटिफाई करने का काम हम जर्नल चैप्टर में भैया बहुत डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मैं अभी यहाँ पे स्किप करता हूँ। तो मैं सीधा यही बात करूँगा कि सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपने सिर्फ परचेज के ही ट्रांजेक्शन्स को, अगर परचेज के ट्रांजेक्शन है तो उनको कहाँ रिकॉर्ड करना है भैया, ठीक है। परचेज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करना है, ये हम यहाँ डिसीजन लेने वाले हैं। अब परचेज के जो ट्रांजेक्शन है वो दो तरह के हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। परचेज के जो ट्रांजेक्शन है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक कैश ट्रांजेक्शन होंगे। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ, हमने माल तो खरीदा, हमने माल खरीदा, परंतु इसके बदले में सामने वाली पार्टी को हमने नकद में भुगतान कर दिया, ठीक है। दूसरे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हिंदी में कहेंगे उधार के ट्रांजैक्शन, उधार के ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले जैसे ही हमारे सामने एक ट्रांजैक्शन आएगा, हमें पहले ये डिसाइड करना है, जैसे फर्नीचर खरीदा फॉर ऑफिस यूज, तो मुझे देखना है कि ये मेरे परचेज की कैटेगरी है क्या। वर्ड क्या था, फर्नीचर परचेज। अरे परचेज तो है परंतु आगे फर्नीचर है, फर्नीचर मेरे लिए एक एसेट है, तो मेरी इस कैटेगरी में है ही नहीं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, उसको बाद में सोचेंगे नहीं भैया, बहुत डिटेल में करके आ चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी पहले जब कैटेगरी थी कि इस क्वालिफिकेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड होने की कुछ कंडीशंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो समझें। तो सबसे पहले जो हमने परचेज डिसाइड कर लिया कि यस दीज गुड्स आर इन द कंडीशन, कि ये गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं हमारे लिए गुड्स के डेफिनेशन में है, हमारे लिए माल है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, रॉ मटेरियल हो गया जिस पे आप काम करने वाले हो, और अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो वो माल हो गया जिसको बेच के आपको प्रॉफिट कमाना है। तो वो गुड्स अगर आप कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हो, उस गुड्स को खरीदने के लिए नकद में भुगतान करते हो, तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन होंगे भैया ये परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। कहाँ रिकॉर्ड होंगे, परचेज। ऐसे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, परचेज अकाउंट में जाएंगे। ये परचेज अकाउंट कहाँ मेंटेन होगा, लेजर में होगा। परचेज बुक नहीं कहा, मैंने कहा परचेज अकाउंट अलग है और परचेज बुक अलग है। तो परचेज बुक हम पढ़ रहे थे, परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, वो ट्रांजैक्शन जो कि माल को खरीदने के लिए हुए हैं और जो कि उधार ट्रांजैक्शन है, ये हमारे परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात समझिए भैया। तो जब मेरे सामने क्वेश्चन आया कि परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, तो भैया पहली बात परचेज बुक में परचेज रिलेटेड आइटम, परचेज ऑफ गुड्स ओनली। अब गुड्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होंगे परचेज ऑफ गुड्स ओनली रिकॉर्ड होंगे, और उसमें भी ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, गुड्स भी अगर आपने नकद में खरीद लिया तो हम उसको परचेज बुक में नहीं लिखेंगे यहाँ नहीं, कहीं और लिखेंगे। तो परचेज बुक की अगर बात करें तो सबसे पहली बात है भैया, परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, या परचेज बुक क्या है। परचेज बुक एक ऐसी बुक है, लिखते जाइए साथ साथ में, परचेज बुक भैया एक ऐसी बुक है जहां गुड्स को परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को, माल को
खरीदने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखे जाते हैं और केवल उधार खरीदे हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन परचेज बुक। ठीक है भैया, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। तो हमने कहा भी परचेज बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन, परचेज बुक है क्या, मीनिंग समझे। परचेज बुक एक ऐसी बुक है जहां परचेज बुक क्या है भैया, एक ऐसी बुक है जहां पे केवल माल के खरीदने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है और वो भी उधार में खरीदे गए माल को। नकद के लिए यहाँ जगह हमारी परचेज बुक में जगह नहीं है और हमारे यहाँ पे सारा फोकस परचेज बुक पे ही है। तो परचेज बुक में केवल उधार माल के रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। ये हमारा पहला काम हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कि भैया जब अब हमने बात की कि भैया हम अगर इसे लिख रहे हैं तो इसका कोई फॉर्मेट है क्या कोई इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो अभी हम परचेज बुक के फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, बिल्कुल अलग है भैया, बिल्कुल अलग है। कारण क्या है कि जो हमने पहले पढ़ा था, हमारी जो कैश बुक थी, हमारी कैश बुक का जो फॉर्मेट था वो ठीक हमारे लेजर के अंदर जो अकाउंट खुलता है वो था, डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड थी। ठीक है ना, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ये कंसेप्ट यहाँ लागू नहीं होगा, यही तो फर्क है। जब तक मैं परचेज बुक कंप्लीट कराऊंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो पेटी केस का कंसेप्ट था हमारा, वहां पे जो पोस्टिंग का मैकेनिज्म था वो, और हमारी परचेज बुक कैश बुक से कैसे फर्क है, वहां मैंने समझाते समय आपको कहा था कि पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी जब तक कि हम अगले तरीके से स्टडीज कर नहीं लेते। अब चूंकि कैश बुक हम कर चुके हैं, परचेज बुक हम कर रहे हैं, अब दोनों को कोरिलेटेड बहुत अच्छे से करेंगे। तो पहली बात यहाँ जो है मुद्दे की वो ये है कि हमारी परचेज बुक का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बिल्कुल अलग है किससे, कैश बुक से। कैश बुक में हमारा जो 2 कॉलम कैश बुक, सॉरी जो हमारी कैश बुक थी उसके जो कॉलम्स थे वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ वैसा सिस्टम है नहीं। ठीक है ना, ये मेमोरेंडम बुक से सारी की सारी, ये सारी की सारी क्या है भैया, मेमोरेंडम बुक से। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होगा हमारे सामने वो कैसा होगा, देखिए सबसे पहला काम क्या हो गया, सबसे पहला जो कॉलम होता है हमेशा की तरह डेट का कॉलम होगा भैया, क्योंकि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो डेट तो चाहिए। डेट के बाद में हमारा जो अगला कॉलम है वो पर्टिकुलर का कॉलम होगा। ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भैया। ये पर्टिकुलर का कॉलम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद में जब भी हमारे सामने कोई परचेज आएगा हम इनवॉइस भी मेंटेन करेंगे, तो इनवॉइस नंबर भी लिखेंगे, लेजर फोलियो भी लिखेंगे, LF भी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारी गणित शुरू होने वाली है कि जो हमारी पर्टिकुलर है इसके अंदर हमारे अमाउंट के कुछ कॉलम होंगे। पहला जो अमाउंट का कॉलम होगा वो होगा डिटेल्ड अमाउंट, डिटेल अमाउंट। ठीक है भाई, आप अंदर लिखना है आपको पूरा, डिटेल्ड अमाउंट क्या है और फिर हमारा परचेज अमाउंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको भी समझेंगे, परचेज अमाउंट। उसके बाद में हमने कहा था कोई खर्चे आएंगे, उन खर्चे के भी यहाँ पे हो सकते हैं, साथ साथ ही ट्रीटमेंट हो। ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई भी एक्सपेंसेस आ गया, कोई फ्रेट आ गया या कोई पैकिंग एक्सपेंसेस आ गया इस तरह के, और बाद में टोटल। अभी समझते हैं पूरा, उसके बाद में टोटल। ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया बहुत सिंपल सा। इसमें अब एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिटेल्ड अमाउंट क्या है, परचेज अमाउंट क्या है, फ्रेट क्या है, पैकिंग क्या है और टोटल अमाउंट कितना हो गया। हम कर रहे हैं भैया परचेज बुक का फॉर्मेट, हम परचेज बुक के फॉर्मेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन है कि मेसर्स राम एंड सन्स से आपने 1000 पीस 100 रुपये के भाव से खरीदे, एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले
देखिए ट्रांजैक्शन किस तरह से आएगा, ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएगा, मैं ट्रांजैक्शन लिख देता हूं, मेसर्स राम एंड सन्स से 1000 बैग 50 रुपए की रेट से खरीदा। ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%। ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%। अगर यही ट्रांजैक्शन होता कि मेसर्स राम एंड सन्स से नकद में 1000 बैग खरीदे, तो बताइए ये ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करते क्या? नकद आ गया ना। हमने क्या कहा, हमारी परचेज बुक में ध्यान क्या रखना है, केवल और केवल हमारी परचेज बुक में केवल और केवल उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। ये सबसे पहली बात हो गई, बहुत मुद्दे की बात हो गई। तो पहली बात हो गई, राम एंड सन्स ने उधार माल खरीदा, तो हमने ये समझा अगर नकद में खरीदा तो हम लेते ही नहीं। राम एंड सन्स से फर्नीचर खरीदा, क्या इस ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करते? फर्नीचर मेरे लिए एक एसेट से मैं नहीं खरीदता, मैं यहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। तो वो ट्रांजैक्शन जो मेरी परचेज बुक में रिकॉर्डिंग के लिए क्वालिफाइंग नहीं है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर इस तरह के ट्रांजैक्शन दिए जाएंगे, तो आपको सारे ट्रांजैक्शन आंख बंद करके भैया लिख नहीं देने, पहले आपको खुद का अपना माइंड यूज करना है कि क्या ये ट्रांजैक्शन इस बुक में लिखा जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में परचेज बुक के बारे में बता कर रखा है, तो सिर्फ परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन के लिए एक नोट लगा देना है कि ये ट्रांजैक्शन इस रीजन की वजह से हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। और साथ में अगर ये कह रखा है कि इन ट्रांजैक्शन को, अदर ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करो, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शन जो यहाँ नहीं कर पा रहे हैं उनको जर्नल प्रॉपर में करने हैं या उसकी स्पेसिफिक बुक में करने हैं। ठीक है, मुद्दे की बात होते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेरी कैश बुक में रिकॉर्ड होने के लिए क्वालिफाइंग कंडीशन, सेटिस्फाई कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। और कंडीशन सिर्फ एक है, उधार रिलेटेड माल को खरीदने के ट्रांजैक्शन को यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पर्टिकुलर में मैंने लिख दिया मेसर्स राम एंड सन्स, कोई कंफ्यूजन नहीं भैया, बहुत छोटी बात है। ट्रांजैक्शन के डेट मान लीजिए 1 जनवरी 2023 की है, मैंने ये भी लिख दी। मेरे पास जो भी इनवॉइस आया उस इनवॉइस का नंबर लिख दिया। लेजर फोलियो आपको पता है, आगे बताएंगे कि ये लेजर फोलियो यहाँ पे क्या, कौन से लेजर फोलियो, कौन से अकाउंट नंबर लिखे जाएंगे, कौन से लेजर फोलियो पेज नंबर, लेजर में उसका पेज नंबर कौन सा है, डिटेल्ड में आगे करेंगे राम एंड सन्स का, उसके लिए आप टेंशन मत करो। ठीक है, तो उसको डिटेल में वहां करेंगे। अब डिटेल्ड अमाउंट, डिटेल चूंकि ये पर्टिकुलर है तो पर्टिकुलर के नीचे ही हमारे पास बहुत खाली पार्टी का नाम नहीं लिखना है। इस ट्रांजैक्शंस को यहीं पर ही डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे 1000 बैग खरीदे @50। क्या इसमें कोई दिक्कत आई? बहुत सिंपल है भैया ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो 1000 पीस खरीदे 50, 1000 × 50 यानी कि 50,000 का ये हमारे पास माल हो गया। तो हमने डिटेल्ड अमाउंट जो है ना, ये डिटेल्ड अमाउंट ये मैंने ऐसे लिखा, ये एक ही है भैया, ठीक है ना। तो डिटेल्ड अमाउंट जो है ये मैंने यहां लिख दिया 50,000। मान लीजिए ट्रांजैक्शन को और थोड़ा सा बढ़ाता हूं, एंड डिटेल बैग खरीदे 50 एंड 1000 बैग खरीदे @25, ये बी कैटेगरी लिखी है। मान लीजिए हमने 1000 बैग और खरीदे बी कैटेगरी के 25 रुपए के हिसाब से, चलिए ये 25,000 रुपीज हो गया। मैं ट्रांजैक्शन को धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। 2 तरह के हमने बैग खरीदे, एक 50 रुपए वाला, एक 25 रुपए वाला, ठीक है ना। 1000 क्वांटिटी ये खरीदी हमने। डिटेल्ड के अंदर पर्टिकुलर में क्या किया, पार्टी का नाम लिख किया और यहाँ पे हमने उसकी समरी लिख दी। ये क्यों लिखी? ताकि हर बार राम एंड सन्स से क्या खरीदा है इसके लिए हमें जाके वो इनवॉइस ना ढूंढना पड़े। हमने इनवॉइस को समराइज फॉर्मेट में, इसको लिखने का कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है, पार्टी का नाम आ जाना चाहिए, साथ में आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भैया उसमें हुआ क्या है, उस बिल के अंदर है क्या।
तो समराइज लिख दिया कि 1000 रुपये ये रेट वाला और 1000 बैग 25 वाला, 1000 बैग 50 वाला। ये हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। डिटेल्ड कॉलम के अंदर मैं जोड़ मारूं तो ये मेरा 75,000 का पार्टी का बिल हो गया, और पार्टी ने हमें एक ट्रेड डिस्काउंट भी ऑफर किया है 10%। पार्टी ने हमें ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है 10%। तो पहली बात यह है कि क्या ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हमारी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, हमने बचपन में यही सीखा है कि भैया ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में नहीं आना है। तो ये जो कॉलम है ना, ये जो डिटेल अमाउंट की है, ये हमारी इंटरनल वर्किंग है। एक्चुअली हमारा काम यहाँ से शुरू होगा। एक्चुअल जो हमारा काम होगा, परचेज का जो अमाउंट है इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक मुझे इनवॉइस की समरी बनानी है। मेरे सामने इनवॉइस कैसे आया कि इतना माल, इतनी क्वांटिटी, ये रेट और ये डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया भैया ट्रेड डिस्काउंट 10%, 7,500 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद में नेट अमाउंट कितना रहा, नेट अमाउंट ये रहा 10% मैंने माइनस कर दूँ तो पीछे मेरा रहा 75,000, 10% माइनस इज इक्वल टू और 67,500। तो ये जो मेरा परचेज का अमाउंट है, एक्चुअली मेरी यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है भैया, यहीं से मेरी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है। तो ये इनवॉइस लेजर फोलियो ठीक है, आगे डिटेल में आपको बताएंगे, ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। तो यहाँ मेरा हुआ पर्टिकुलर में पार्टी का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टी का नाम, और जो हमारे पास इनवॉइस लंबा चौड़ा आया है उस इनवॉइस को समराइज फॉर्मेट पे यहाँ लिख दिया कि माल क्या है। बहुत डिटेल में ना लिखोगे ना भैया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां से शुरुआत की ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट यहां लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे कहेंगे सर ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में लिखते ही नहीं है। भैया कहां लिख रहा हूं, सिर्फ समराइज कर रहा हूं। जो मेरे सामने बिल आया है उसको मैंने यहां तक के जो कॉलम है ना, यहां तक के कॉलम है, इस कॉलम को समझ लो कि ये मेरे लिए सिर्फ होमवर्क वाला काम है। एक्चुअल पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। तो यहाँ वो फिगर लिखा जितने का माल हमने खरीदा है, जिसको कि हमें बुक्स में लेके आना है। अब हमारे इनवॉइस में ये लिख रखा है कि भैया जो फ्रेट है वो पार्टी ने 1000 रुपये पे किया है और पैकिंग भी 1000 रुपये पे किया है। ये 1000 रुपये के दो खर्चे माल के अलावा माल में इंक्लूड नहीं थे। पार्टी ने बोला भाई माल तो मैं ये रेट से दे रहा हूँ, परंतु मैं बॉम्बे से जोधपुर भेजूंगा तो इसका खर्चा कौन देगा, मेरा तो मार्जिन ही इतना है। तो हम कहेंगे भैया वो चार्जेस आप पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ माल पे नहीं किया है, बात समझना, अगर सामने वाली पार्टी जिसने माल भेजा है अगर वो वहाँ भुगतान नहीं करेगा पैकिंग चार्ज का या ट्रांसपोर्टेशन का, क्या माल मेरे पास पहुँच पाएगा। उस पार्टी ने मेरा इस कमिटमेंट के साथ में मेरा खर्चा कर लिया कि भी मैं उसको दे दूंगा। तो उसने पार्टी ने हमारा ये फ्रेट कितना परसेंट लगेगा, पैकिंग कितना परसेंट लगेगा, रास्ते का इंश्योरेंस कितना लगेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे इनवॉइस में ऑलरेडी मेंशन होगा। और कैसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, एज पर और टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने उस पार्टी से डिसाइड कर रखी है माल खरीदते समय। तो ये फ्रेट 5% होगा, 2% होगा, पैकिंग कितना होगा, इंश्योरेंस कितना होगा, भैया ये हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है। ये हमारी इनवॉइस में मेंशन होगा। इन प्रैक्टिकल लाइफ ये हमारी आपसी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके हिसाब से इनवॉइस में लगता है। बात ये है कि ये जो खर्चा है ना वो पार्टी हमसे अलग से वसूल करने वाली है, क्योंकि हमने उस पार्टी से ऐसी बात कर रखी थी कि भैया बढ़िया पैकिंग करके भेजना, माल खराब नहीं हो जाए, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए पैकिंग के, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी ने क्या किया, 1000 रुपये मान लीजिए रास्ते के भाड़े के लग गए और 1000 रुपये पैकिंग के हमारे ब्याह पे पेमेंट कर दिया। तो टोटल पार्टी ने कितना हो गया देखिए 69,500 रुपीज़ ये पार्टी ने भुगतान कर दिया। तो ये हो गई मेरी परचेज बुक का फॉर्मेट। अब बताइए क्या कुछ मुश्किल है क्या, कौन सा ट्रांजैक्शन का इस परचेज बुक का फॉर्मेट। मानता हूं कि ये कैश बुक में 2 कॉलम जो बनता है हमारा
वो सिस्टम नहीं है इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम कोई काम करते हैं तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए कैश बुक से बाहर निकलना पड़ेगा। सिंपल डेट का कॉलम है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पर्टिकुलर के अंदर भैया पार्टी का नेम और जो इनवॉइस हमारे सामने आया उसका समराइज फॉर्मेट हमने यहाँ लिख दिया। इनवॉइस नंबर हमने यहाँ लिख दिया, 10 नंबर आया, 12 नंबर आया, जो भी हमारा इनवॉइस नंबर है। लेजर फोलियो बहुत डिटेल में कर चुके हैं। यहाँ कौन कौन से अकाउंट किस तरह से मेंशन होंगे डिटेल में आगे फिर से करेंगे। पर डिटेल्ड अमाउंट जो था, ध्यान ये रखना है, जो डिटेल्ड अमाउंट है भैया, ये डिटेल्ड अमाउंट वाला जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम के अंदर मेरी पूरी के पूरे इनवॉइस की समरी आनी चाहिए अप टू परचेज अमाउंट। तो परचेज अमाउंट यहाँ आ जाएगा और रिमेनिंग अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह या और कोई मुद्दा है वो ऐड होते हुए यहाँ आ जाएगा। फिर लेके आए परचेज का अमाउंट, वो फिगर जो हमारे लिए फाइनली क्वालिफाइड है परचेज के फॉर्म में। हमने कहा माल 67,500 का पे किया, परंतु पैकिंग के अलग से चार्जेस लगे हैं, ठीक है ना, फ्रेट के अलग से चार्ज लगे हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ़र्क क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा हाँ ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। पर दोनों में फ़र्क क्या है आगे डिटेल में करेंगे। फिलहाल समझिए कि जो भी खर्चा हमें लगा है हमने अलग से मेंशन इसलिए किया है क्योंकि जब हम पार्टी को पेमेंट देंगे तो सही खर्चा सही हेड में जाना चाहिए। अगर मैं ये सोच लूँ कि पार्टी को तो 69,500 ही देना है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि पैकिंग का चार्ज क्या है, फ्रेट का चार्ज क्या है। तो हमें ये जो होगा ना, ये डिसीजन लेने में हेल्प करने की जगह मुश्किलात में ला देगा। कारण क्या है कि जब हम कभी भी समराइज करना चाहेंगे कि यार इस आदमी से हमने 2000 क्वांटिटी खरीदी और इतने की रेट लगी है, पर बेचारे ने लगाई तो रेट कम ही थी, हमारे तो अदर खर्चे की वजह से उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। तो कई बार जब हम माल प्रोक्योर करते हैं, हम माल खरीदते हैं, तो हमें ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सी पार्टी से परचेज करना है, कौन सी से नहीं करना है, कौन सी पार्टी किस रेट में दे रही है। कोई पार्टी रेट तो कम दे रही है परंतु डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अदर खर्चे हमें ज़्यादा पड़ते हैं। तो हो सकता है हम अगली बार ये डिसीजन ना लें। कोई पार्टी हमारे नज़दीक में ही है, हमारी सिटी में है, थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा ले रखा है रेट में, परंतु हो सकता है कि पैकिंग और अदर चार्जेस, पैकिंग इंश्योरेंस और अदर चार्जेस में ज़्यादा बचत हो। तो हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प होगी कि भैया हमें वो माल कहाँ से खरीदना है और किस रेट में खरीदना है। ये बातें क्यों कर रहा हूँ भैया? जो हम यूटिलिटी बेनिफिट्स ऑफ परचेज बुक या सब्सिडरी बुक, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया मैंने कि इस लिहाज से ये जो बुक्स है वास्तविक लाइफ में भी हमें ये हेल्प करती है कि कहाँ से किस पार्टी से किस रेट में खरीदना है या नहीं खरीदना है। समझे? सिंपल सा एग्जांपल, एक पार्टी, मैंने यही एग्जांपल को फिर से रिपीट करता हूँ, एक पार्टी हमें माल कंपेटिवली सस्ता देती है परंतु वो पार्टी बॉम्बे में बैठी है, रेट में तो सस्ता है परंतु यहाँ आते आते हमें अदर एक्सपेंसेस लग जाते हैं। एक पार्टी जो जोधपुर में बैठी है, रेट में तो थोड़ी ज़्यादा है परंतु अदर एक्सपेंसेस कंपेटिवली काफ़ी कम लग रहे हैं। हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि हमें ये माल किससे खरीदना है और किससे नहीं खरीदना है। तो हमने फॉर्मेट की बात की, तो मेरे हिसाब से अब फॉर्मेट में भैया और कोई बात बची नहीं है।